वेलकम बैक। टुडे इज 23rd of June। ठीक है, कल वाला न्यूज़पेपर का आपको पता ही है, थोड़ा लेट आया था, इस वजह से उसकी वीडियो रहेगी। आई होप आपने इकोनॉमी की वीडियो देखी होगी और आप उसको एंजॉय कर रहे हो और मे बी उसके से आपको बेनिफिट भी हो रहा होगा। देखिए, जो आज की पहली न्यूज़ है, इट इज रिगार्डिंग उद्धव ठाकरे फाइट्स टू कीप कंट्रोल ओवर शिवसेना। तो आपको पता है कि किस तरह से वहां पे जो महाराष्ट्र में माहौल है। मैं सिर्फ आपको इस न्यूज़ का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, ये हमारे पॉइंट मतलब एक होता है ना कि भाई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, इसको अगर हम रिलेट कर पाए किसी और चीज के साथ में जो हमारा जनरल टॉपिक रहता है, फिर इंपॉर्टेंट बन जाएगी। सो उद्धव ठाकरे फाइट्स टू कीप कंट्रोल ओवर शिवसेना। ये पर्सपेक्टिव क्या है कि वहां पे जो स्टे गवर्नमेंट है वो क्रम्बल होने वाली है, वो गिरने वाली है। उसका रीजन क्या है? कुछ एमएलए इधर उधर जाने की बात कर रहे हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो, मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ किसी भी चीज के साथ में, तो यू कैन रिलेट दिस टॉपिक विद द एंटी डिफेक्शन। ठीक है जी, एंटी डिफेक्शन के साथ में आप इसको रिलेट कर सकते हो। अगर आप उस चीज को देखोगे, आपको बेनिफिट होएगा। पॉलिटी की आज ही बुक उठाओ या फिर आपके नोट्स जहां से भी आप पढ़ते हो, एंटी डिफेक्शन को पढ़ना है अच्छे से। नंबर 1, ठीक है, तो ये पार्ट है किस चीज का? दिस इज पार्ट ऑफ GS2। ये GS2 का पार्ट है जी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है मतलब बहुत ही ज्यादा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट रहेगी अब यहाँ पे। अर्थक्वेक रिगार्डिंग, जो अर्थक्वेक है उसने काफी ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान में मतलब उससे बहुत ज्यादा लोग हैं जो वो मर गए हैं। ठीक है, 1000 इन द ईस्ट अफगानिस्तान, बहुत ज्यादा एक हाई लेवल का अर्थक्वेक आया था। ठीक है, उसकी वजह से जो चीज है उसमें प्रॉब्लम आई है। अब हमें पता क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन का आंसर देना है रिगार्डिंग दी ज्योग्राफी। ठीक है, पहली चीज, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर। 2012 का ये क्वेश्चन है। रोटेशन ऑफ द अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर और रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ये जो चार चीजें हैं, ठीक है, पहली चीज ये। और विच ऑफ द फॉलोइंग अब फैक्टर इन्फ्लुएंस द ओशन करंट। ये आपने A B C या D में से कोई भी चीज है जो वो बतानी है। यहाँ पे आपने इस चीज को याद रखना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी, तो पहला तो ये आपने क्वेश्चन का आंसर देना है, फिर उसके बाद में हम अर्थक्वेक के बारे में देखते हैं। देखिए, जो अर्थक्वेक है इन सिंपल वर्ड्स इज नथिंग बट द शेकिंग ऑफ द अर्थ। ठीक है, पहली चीज। फिर उसके बाद में ये होता क्यों है? ड्यू टू रिलीज ऑफ द एनर्जी जो कि जनरेट करती है वेव्स जो ट्रेवल होते हैं इन ऑल द डायरेक्शंस। ये जो वाइब्रेशंस है, हम इसको सेस्मिक वेव्स बोलते हैं। ठीक है, आर जनरेटेड फ्रॉम अर्थक्वेक्स दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ एंड आर रिकॉर्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेस्मोग्राफ्स। ये जो लोकेशन है बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट इज कॉल्ड द हाइपोसेंटर, एंड द लोकेशन डायरेक्टली अबव इट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द एपिसेंटर। अब अगर हम बात करें अर्थक्वेक की और भी डिटेल में, तो अर्थक्वेक एक तो टेक्टोनिक मूवमेंट, मतलब अगर प्लेट मूवमेंट हो रही है, नीचे जो हमारी प्लेट्स है अगर उसकी मूवमेंट हो रही है, अगर कोई भी प्लेट ऊपर नीचे जा रही है, कहीं पे भी मूव कर रही है, तो अर्थक्वेक तो पक्का आएगा ही आएगा, ये लाजमी है। देखिए, किसी प्लेट की मूवमेंट से मतलब वोल्केनिक इरप्शन का होना वो लाजमी नहीं है, लेकिन अगर प्लेट की मूवमेंट होएगी तो अर्थक्वेक वहां पे आता ही आता है। कई बार माइनर आता है और कई बार मेजर आता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि जो अर्थक्वेक है, यहाँ पे हमने क्या क्या पॉइंट सीखे। पहला पॉइंट हमने सीखा कि दो चीजें होती हैं, एक तो एपिसेंटर, दूसरा हाइपोसेंटर। जो एपिसेंटर है डायरेक्टली अबव इट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एपिसेंटर, और दूसरे वाला क्या था? हाइपोसेंटर। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो आपने याद रखनी है कि प्लेट मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आता है। फिर उसके बाद में अगर वोल्केनिक इरप्शन हो जाए उसकी वजह से आ सकता है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि ये ह्यूमन इंड्यूस्ड भी हो सकता है, मतलब जो लोग हैं वो खुद भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? कि अगर किसी ने मिसाइल बहुत ज्यादा बड़े लेवल की कहीं पे गिरा दी, या फिर कोई लाइन, या फिर हम बोल सकते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर, और भी जो कोई लैंडस्लाइड होगी बहुत बड़े लेवल की, तो इन वजहों से भी अर्थक्वेक यहाँ पे आने की आशंका रहती है। तो अफगानिस्तान में हमने देखा कि काफी ज्यादा मतलब हाई लेवल का जो अर्थक्वेक यहाँ पे देखने को मिला, जिससे मोर देन 1000 जो लोग हैं वो उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन का आंसर भी देना है और इस चीज को याद रखना है। आगे हम बात करते हैं $1 ट्रिलियन स्कोप फॉर द डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ब्रिक्स की समिट में बोला कि भाई जो इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसका पोटेंशियल है $2.5 ट्रिलियन का। $2.5 ट्रिलियन का क्या है यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव है और एक पोटेंशियल है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एड्रेसिंग ए मीटिंग दी ब्रिक्स बिजनेस फोरम। ठीक है, तो मिस्टर मोदी ने ये सारी चीजें बोली, और वहां पे उन्होंने बोला कि देर आर मोर देन 100 यूनिकॉर्न्स इन ओवर 70,000 स्टार्टअप्स इन इंडिया एंड देयर नंबर कंटिन्यूज टू ग्रो। और यहाँ पे जो देर आर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ $1.5 ट्रिलियन।
बिलियन, ठीक है। तो $1.5 ट्रिलियन की अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गेन कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला जो वैल्यू है इंडियन डिजिटल इकोनॉमी की वो रीच हो जाएगी $1 ट्रिलियन बाय द 2025। सो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन दी एवरी सेक्टर इन दी इमर्जिंग न्यू इंडिया। तो यहाँ पे ये वाली चीज यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आया यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न होता क्या है, बड़े सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखिएगा। एक प्राइवेटली ओन्ड फर्म रहती है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन 1 बिलियन, ठीक है, $1 बिलियन की अगर रहेगी तब पहली चीज तो यूनिकॉर्न। और दूसरी चीज इट डिनोट्स न्यू एंटिटीज डेडिकेटेड टू ऑफरिंग क्रिएटिव सॉल्यूशन एंड न्यू बिजनेस मॉडल्स अमंग अदर थिंग्स, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न बोलते हैं। अब अगर हम इसको और भी डिटेल में देखें कि कॉमन फीचर्स यूनिकॉर्न के क्या रहते हैं। सो यूनिकॉर्न का क्वेश्चन आने के बड़े चांसेस है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो कॉमन फीचर्स ऑफ यूनिकॉर्न रहता है, नंबर वन डिसरप्टिव इनोवेशन रहती है, नंबर वन, ठीक है। तो ज्यादातर जो यूनिकॉर्न्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कि जो डिसरप्शन इन द फील्ड दे बिलोंग टू, ठीक है। एग्जांपल उबर ट्रांसफॉर्म्ड कम्यूटिंग, ठीक है। नंबर टू टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहता है। नंबर थ्री कंज्यूमर फोकस्ड, जो डे टू डे लाइफ में जो चीजें हैं उसका पार्ट बन जाते हैं और ये कंज्यूमर फोकस रहता है। नंबर फोर यहाँ पे रहता है अफोर्डेबिलिटी, कीपिंग थिंग्स अफोर्डेबल इज अनदर की हाईलाइट ऑफ दीज स्टार्टअप्स, ठीक है। तो ये कीपिंग थिंग्स अफोर्डेबल इज अनदर की हाईलाइट ऑफ दीज स्टार्टअप्स। फिर उसके बाद में प्राइवेटली ओन्ड, मोस्ट ऑफ द यूनिकॉर्न्स आर प्राइवेटली ओन्ड व्हिच गेट्स देयर वैल्यूएशन बिगर व्हेन एन एस्टेब्लिश्ड कंपनी इन्वेस्ट इन इट। सॉफ्टवेयर बेस्ड रहता है, रिसेंट रिपोर्ट suggest that 87% of the unicorns products are software, 7% are hardware and the rest 6% are other products and services। इस चीज को यहाँ पे आपने याद रखना है एक अच्छे वे से, कि ताकि आपको हर एक चीज का यहाँ पे समझ में आए। और यूनिकॉर्न होता क्या है उसको याद रखिएगा। एंड दिस न्यूज इज बिलोंग्स टू GS3, ये हमारी GS3 से इकोनॉमी से बिलोंग करती है। आगे अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं हम। अगली न्यूज जो आज हमने डिस्कस करनी है इज रिलेटेड टू कि जो डिमोलिशन हो रही थी यूपी में या फिर कहीं और पे, तो यूपी गवर्नमेंट ने सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट को बोला, जब सुप्रीम कोर्ट ने आंसर मांगा कि जो भी डिमोलिशन हम यहाँ पे कर रहे हैं डिमोलिशन, तो जो डिमोलिश हम जितनी भी बिल्डिंग्स को कर रहे हैं वो लॉफुल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कैसे, वो कहते कि हमने कोई भी अगर प्रॉफिट मोहम्मद के पीछे जो मतलब गलत तरीके से किसी ने बोला था, उसके पीछे जो वायलेंस हुई थी, हम उनके घरों के नहीं तोड़ रहे। ये तो हमारी रेगुलर रूटीन रूटीन मेजर है जो हमारा, के टेकन बाय द इंडिपेंडेंट लोकल अथॉरिटीज अगेंस्ट ओनर्स ऑफ इलीगल स्ट्रक्चर। जितने जिन जो जिसकी इलीगल स्ट्रक्चर है हम उस पे जो है वो अटैक करते यहाँ पे नजर आ रहे हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे एज सच। सो GS2 का ये पार्ट है। और यहाँ पे फिर तो बात ही खत्म हो जाती है कि अगर ये वाली चीज बोल दी कि जो जो भी चीजें हम कर रहे हैं, जो भी बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो इस तरह से नहीं कि भी किसी ने कुछ गलत बोल दिया था, वो इस वजह से चलाया जा रहा है यहाँ पे क्योंकि ये इलीगल स्ट्रक्चर्स पे हम चला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी से बदलना दे रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इट इज रिलेटेड टू GS3, ठीक है। ये GS3 इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा एक क्वेश्चन, ये आपने क्वेश्चन बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल। 2014 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अंडमान निकोबार, निकोबार एंड सुमात्रा, मालदीव एंड लक्षद्वीप, सुमात्रा एंड जावा, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, आपने कमेंट सेक्शन में सारे के सारे आंसर बताने हैं। मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछा है, अभी भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने क्वेश्चन का आंसर देना भैया, आपके दिमाग में बैठ जाएगी चीज। 4 न्यू कोरल्स रिकॉर्डेड फ्रॉम द इंडियन वाटर्स का मतलब क्या है। देखिए जो कोरल्स है वो दो तरह के हो सकते हैं, यहाँ पे अगर हम कोरल्स की बात करें ये दो तरह के हो सकते हैं। एक कोरल होते हैं जो होते हैं पॉलिप प्लस जूस एंथली वाले, और एक कोरल होते हैं अजूस एंथली वाले, ठीक है। जो अजूस एंथली वाले कोरल्स होते हैं उनको पॉलिप की जरूरत नहीं रहती, उनको पॉलिप की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा हम किस चीज की बात कर रहे हैं। देखिए जो पॉलिप और जूस एंथली ये वाली चीज है, एक कोरल ये हो गया, एक कोरल ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो जूस एंथली है दिस इज नथिंग बट अ एल्गी, ये एक एल्गी है। और ये जो पॉलिप है वो एक तरह का हम मान सकते हैं यहाँ पे कि एनिमल है, ठीक है जी। तो जो जूस एंथली है अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जूस एंथली का काम क्या रहता है, जूस एंथली का काम है फूड बनाना, ठीक है। और फूड बना के देता किसको है, पॉलिप को। फिर पॉलिप का क्या काम रहता है, इसको घर प्रोवाइड करना। मतलब क्या है कि जो भी कोरल्स बिल्डिंग्स बनाते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं, उन कोरल्स का मतलब है कि वो कोरल्स कौन से हैं, जूस एंथली वाले कोरल्स हैं, नॉट जूस एंथली वाले। मतलब क्या है, ये कोरल्स अपना घर बनाते हैं क्योंकि ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में है। जूस एंथली फूड बनाता है और जो पॉलिप है वो उसको क्या दे देगा, यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
सो जो जूजेंथली आपने याद रखना है तरीके से कि ये फूड क्रिएट करता है और जो पॉलिप है वो उसको क्या देगा, यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब घर प्रोवाइड करता है। तो ऑब्वियसली ये अगर कोरल्स, मतलब ये वाले जो पॉलीप्लस जूजेंथली अगर ये घर बना रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं रीफ बिल्डिंग कोरल्स। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, रीफ बिल्डिंग कोरल्स। और वी कैन से हार्ड कोरल्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, हार्ड कोरल्स, क्योंकि ये लाइमस्टोन की इस तरह से जो चीजें हैं यहाँ पे घर बनाते रहते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद में दूसरे आते हैं यहाँ पे जूज एंथली वाले, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन काम करता है, यहाँ पे जूज एंथली खुद से काम करते हैं। अब ये जो जूज एंथली है, इसको यहाँ पे अब एक चीज नोट करिएगा, ये फूड बना रहा है ना जूज एंथली, यहाँ पे किस चीज से बनाएगा, ऑब्वियसली इसको सनलाइट की जरूरत है, इसको वाटर की जरूरत है, वही सेम प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। लेकिन कुछ जूज एंथलीज ऐसे हैं जिनको सनलाइट की जरूरत नहीं है, जिसको फूड नहीं बनाना खुद से, वो क्या करता है, वो कलेक्ट करता है फूड को। ठीक है, क्रिएट खुद कर रहा है लेकिन कलेक्ट कर रहा है। कलेक्ट कैसे करेगा, अब कलेक्ट करता है दूसरे जो प्लैंक्टन है उसको पकड़ेगा और वो उसको खा जाएगा। इसका मतलब है इसको किसी की भी जरूरत नहीं है साथ में रखने की। अगर ये पॉलिप को रखेगा तो उस पर बर्डन होएगा, क्योंकि पॉलिप को फूड तो क्रिएट करके देगा लेकिन उसको जरूरत नहीं है उसकी। तो इस वजह से ये जो जूज एंथली है, इसको सनलाइट की जरूरत नहीं है, इसको शेलो वाटर की जरूरत नहीं है। ये कहाँ पे रहता है, ये बहुत ही ज्यादा अंडर सी रहता है। ठीक है, अंडर सी वाटर मतलब डीप सी में रहता है ये, डीप सी वाटर में। एंड दैट्स वाई अगर इसके साथ में पॉलिप नहीं है, अगर इसके साथ में पॉलिप नहीं है तो ये कॉलोनी नहीं बनाते, ये अपने घर नहीं बनाते। तो इन इन कोरल्स को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कोरल्स। ठीक है, सॉफ्ट कोरल्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। हार्ड कोरल्स और सॉफ्ट कोरल्स, वो कोरल्स जो कि सनलाइट से, ठीक है जी, फिर उसके बाद में शैलो सी वाटर हो गया, एक अच्छे लेवल का पानी की जरूरत पड़ती है इनको, अगर ये सारी चीजें हो रही हैं वहां पे, तो फिर तो हम उसको कोरल्स को बोलते हैं कि भाई ये कोरल, ये रीफ बिल्डिंग कोरल्स है, ये हार्ड कोरल्स है। और दूसरे कौन से हो गए, सॉफ्ट कोरल, जिनको रीफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर बात। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। दी कोरल्स, यहाँ पे जो चीज है कि टन काटो फ्ला बेलियम ग्रेसम, ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पे, आपने एक चीज याद रखनी है कि सिर्फ वैसे ही नाम एक बार चेक कर लेना, कई बार आ जाता है कि दिस किस चीज से ये रिलेटेड है, बस इतना का आपको पता होना चाहिए, कुछ और ज्यादा चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। फिर आगे हम अगले स्कोप की तरफ चलते हैं, जो अगली न्यूज आज हमने डिस्कस करनी है। अगली न्यूज इज रिलेटेड टू, यहाँ पे कि एक केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, उसके बारे में यहाँ पे न्यूज पूछी गई है। मतलब ये न्यूज है नॉर्थ ईस्टर्न वाली स्टेट से यहाँ पे रिलेटेड है, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहली चीज, एक ना नेशनल पार्क है जिसका नाम है कायबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में है। ठीक है जी। यहाँ पे एक इसके पास में एक हेरिटेज पार्क बनाने की बात की जा रही थी, और अब उसको क्या किया जा रहा है, वो कहते हैं हम शिफ्ट करेंगे। अब जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, इसको शिफ्ट मत करो। उसका रीजन क्या है, जो केबल लमजाओ नेशनल पार्क है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे संगाई डियर मिलता है, ब्रो एंटर्ल्ड डियर मिलता है, जिसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड है। जो संगाई डियर है, जो डांसिंग डियर भी जिसको बोलते हैं, वो इंडेंजर्ड स्टेटस है उसका। और जो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, उसके साथ में दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो लोकटक लेक इज वेरी फेमस। ठीक है, फिर उसके पास में इंडियन नेशनल आर्मी का म्यूजियम है, और अगर वहाँ पे ये जो हेरिटेज पार्क बनेगा तो वो कहते हैं टूरिज्म इंक्रीज होगा, और वहाँ पे जो भी कम्युनिटी है, जो भी लोग हैं, उनको फायदा होगा। लेकिन ये चीज यहाँ पे नहीं होती दिखाई दे रही, इस वजह से वो प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये सारा डेटा याद रखना है। लॉकटक लेक इज इन मणिपुर, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर, संगाई डियर यहाँ पे केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में मिलता है। संगाई डियर का स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड है। और इसके साथ में बस इतना याद रखना, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। सो दिस न्यूज इज रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट, तो आपने इस चीज का भी एक आंसर देना है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है आज का प्रीलिम्स का, 2014 यूपीएससी का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर, बराक, लोहित, सुबनसिरी, विच ऑफ द अबव फ्लोज थ्रू द अरुणाचल प्रदेश। ये आपने बताना है कौन कौन सी इसमें से अरुणाचल प्रदेश में से जाती है और कौन सी नहीं जाती। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट न्यूज की बात करेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज है जो आज हमने डिस्कस करनी है, इट इज रिगार्डिंग, आपने देखा होगा कि बर्ड स्ट्राइक्स की वजह से वहां पे जो प्लेन है उसकी सेफ लैंडिंग हो गई थी, लेकिन उसको इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, थोड़ा बहुत इसके लिए पढ़ेंगे। फॉलोइंग टू बैक टू बैक बर्ड स्ट्राइक्स इंसिडेंट, ये जो चीज है वो दोबारा से देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक सेंटर है जिसका नाम है सलीम अली सेंटर फॉर ऑरिंथोलॉजी, रिंथोलॉजी। ठीक है। और नेचुरल हिस्ट्री हैज नाउ एक्सपेंडेड द स्टडी ऑफ एयर हजार्ड इश्यूज। और इन्होंने यहाँ पे बोला क्या है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने सैकून है जो, ये उन्होंने बोला कि यार कुछ स्पीशीज ही हैं, मतलब जो
देर आर 60 एवियन स्पीशीज दैट वुड बी अराउंड एन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के नजदीक हो सकती है, और उसमें से 5 to 6 है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। और उनके लिए हम जो चीजें हैं वो यहाँ पे और भी जो रूल्स है या फिर कुछ और चीजें हैं वो लाने की कोशिश करेंगे, अगर अदरवाइज ये कंसर्न की चीज हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज की बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है एनसीबी फाइल्स ड्राफ्ट चार्जेस अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती ब्रदर। यहाँ पे ये वाली चीज तो आपको याद ही होगी, सुशांत सिंह राजपूत का केस। अब हमें पता होना चाहिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में, उसके बारे में देखते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या है? इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1986, ठीक है, अंडर किसके? नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। ये एक एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये एक नेशनल पॉलिसी ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन द आर्टिकल 47 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है वहां पे 47 में लिखा हुआ है कि स्टेट टू एंडेवर टू ब्रिंग प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन इन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पस, कि जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स हैं, जो इंजूरियस टू हेल्थ है, उसको हमने क्या करना है? रोकना है। फिर आगे अगर अगर हम बात करें, जो ड्रग अब्यूज कंट्रोल है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। जो नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट है, उसमें बोला गया है कि पेनल्टी लगनी चाहिए जो कि फ्रॉम और जो भी डिराइव फ्रॉम और यूज्ड इन इलीगल ट्रैफिक इन दी नारकोटिक्स ड्रग्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के अंडर बना हुआ है। ये मिनिस्ट्री होम अफेयर्स के अंडर आता है। 47 के अंडर हमने इसको बनाया है, उसको मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ड्रग अब्यूज कंट्रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस चीज को याद रखना है। चलो इसी के बीच में एक और चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं, पहले आगे बढ़ने से पहले, जो कि हमारे क्या है? एडिटोरियल। अब इस एडिटोरियल में जो पहला एडिटोरियल है वो है रिगार्डिंग दी हाई ऑफिस। ये हाई ऑफिस के रिगार्डिंग दी क्या यहाँ पे एडिटोरियल हमें देखने को मिलता है? हाई ऑफिस के रिगार्डिंग कि जो बीजेपी है हैज स्टोलन अ मार्च ओवर द ऑपोजिशन बाय नेमिंग द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू एज इट्स कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने एज अ कैंडिडेट यहाँ पे डिक्लेयर किया है बीजेपी ने, और उसके बाद में जो ऑपोजिशन है उसको काफी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वो प्रॉब्लम में आ चुकी है, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं कि ट्राइबल जब एरिया से कोई आता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए काफी लोगों को आगे आना पड़ता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो उनके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। मिस्टर मुर्मू मिसेस मुर्मू मिस मुर्मू विल बी दी, यहाँ पे मिसेस मुर्मू विल बी दी सेकंड जो है विमेन टू होल्ड द हाईएस्ट ऑफिस आफ्टर प्रतिभा पाटिल, ठीक है जी। प्रतिभा पाटिल के बाद में ये जो मुर्मू जी हैं वो सेकंड होंगे, ठीक है, अगर होल्ड करते हैं। सो शी विल बी द यंगेस्ट प्रेसिडेंट इन दी एंड एट 64 शी विल बी द यंगेस्ट प्रेसिडेंट इन दी कंट्रीज हिस्ट्री, ठीक है। तो 64 की एज में वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन जाएंगे अगर वो बनते हैं इन द कंट्रीज हिस्ट्री। फ्रॉम मयूरभंज इन उड़ीसा, पार्ट ऑफ द रीजन दैट हाउसेज अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज aboriginal population, Murmuri was a teacher and joined the BJP in 1987. She was a minister in Odisha and governor of Jharkhand between 2015 2021. उनकी जो नॉमिनेशन है वो बीजेपी ने फॉर द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री सिग्निफाइज द पार्टी सस्टेन्ड एफर्ट टू इनकॉर्पोरेट ट्राइबल कम्युनिटीज पॉलिटिकली एंड कल्चरली, ठीक है। तो इतना आपने याद रखना है इसको। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है इसमें नो कोज फॉर अलार्म, क्योंकि ये कोविड के बारे में बताया गया है कि ओमाइक्रोन के बाद में जो केसेस है वो बहुत ज्यादा डिप हो गए थे। अभी थोड़े से केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो इंक्रीज रेट है वो बहुत कम है और वो कुछ ही स्टेट से रिस्ट्रिक्टेड है। सो नो कोज फॉर अलार्म। फॉर अगर हम ये आर्टिकल की एडिटोरियल की बात करें, दिस इज extremely important editorial. This editorial is related to GS1 as well as with GS3 as well as with GS2। ये हर एक सेक्शन से रिलेटेड है। किस तरह से रिलेटेड है? बिकॉज दिस एडिटोरियल इज रिलेटेड टू कास्ट सिस्टम इन द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये यहाँ पे रोल ऑफ कास्ट की बात की जा रही है। यहाँ पे इफ वी टॉक अबाउट फर्स्टली कि why could India not generate a pattern of growth that produces jobs in and inclusive development in the way most of the East Asian countries have done। उन्होंने बोला कि किस कि इंडिया ने भी उसी टाइम पे जो है कॉलोनियल प्रैक्टिसेस थी वो जो यहाँ से गई, उसके बाद में कि जो 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 डेवलपमेंट जो चीजें ईस्ट एशियन कंट्रीज में बाकी में हुए यहाँ पे नहीं हुई। तो यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर कास्ट का यहाँ पे बताया जा रहा है। कास्ट का बड़ा फैक्टर जो कि विच इज मोस्टली कन्फाइंड टू द पॉलिटिक्स। नंबर वन यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाउ कास्ट इफेक्ट करती है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है, आपके एकेडमिक्स को। यहाँ पे इनइक्वालिटीज लेकर आती है इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे एक रिजिड थ्रू इट्स रिजिड सोशल कंट्रोल एंड नेटवर्क फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक मोबिलिटी फॉर दिस सम एंड डायरेक्ट्स बैरियर फॉर अदर्स बाय माउंटिंग डिसएडवांटेजेस ऑन देम।
सो जो कास्ट है, इट ऑल्सो शेप्स द ओनरशिप पैटर्न ऑफ लैंड एंड कैपिटल एंड साइमल्टेनियसली रेगुलेट एक्सेस टू पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कैपिटल टू। ठीक है जी। फिर अगर हम बात करते हैं वेज इट इम्पीड्स, यहाँ पे तीन चीजें, तीनों आगे डिस्कस की हुई हैं, इसको ध्यान से देखना है। नंबर वन उन्होंने बोला द थ्री वेज इन विच कास्ट इम्पीड्स, कास्ट किस तरह से इंपैक्ट करती है। नंबर वन है लैंड ओनरशिप और प्रोडक्टिविटी, ये हम डिस्कस करेंगे। नंबर टू यहाँ पे निगलेक्ट ऑफ मास एजुकेशन, और नंबर थ्री यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे दिस इज रिगार्डिंग दी कास्ट बेस्ड एंट्री बैरियर्स एंड एक्सक्लूसिव नेटवर्क इन दी मॉडर्न सेक्टर, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। यहाँ पे दो नोबेल प्राइज जो विनर्स हैं उनके बारे में बोला गया है। एक तो फिजिकल कैपिटल के बारे में उन्होंने बताया कि जरूरी है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। दूसरा ह्यूमन कैपिटल, ना तो आपके पास में फिजिकल कैपिटल है मतलब लैंड नहीं है, और ना ही ह्यूमन कैपिटल है और मतलब कि एजुकेशन आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो ये जो तीसरी चीज है वो उस बंदे को मिल ही नहीं पाएगी, यहाँ पे ये बोला गया है। फिर अगर हम बात करते हैं लैंड ओनरशिप और प्रोडक्टिविटी के बारे में, तो जो इंडिया है इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट लैंड इनक्वालिटीज इन द वर्ल्ड टुडे। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है जो, वो आज से नहीं, वो ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम से यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। उससे भी पहले से, उससे भी पहले से हमें जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम के एक प्रैक्टिस बना दी गई थी कि ये बंदा ये काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा। और इस चीज को एग्जेजरेट किया है किसने, ब्रिटिश कॉलोनियल्स ने इसको एग्जेजरेट कर दिया, इसको इंक्रीज कर दिया। कैसे, उन्होंने बोला जो प्रॉपर कल्टीवेशन है कोई और बंदा करेगा, और जो सर्टन कास्ट है वो लेबर का काम ही करेगी, मतलब जो लोअर कास्ट है वो लेबर का काम करेगी। एंड दैट्स वाई इनके पास जो लैंड है वो बहुत ज्यादा कम हमें दिखाई देती है। तो अगर हम बात करें दी प्रेस्क्राइब्ड कैटेगरीज एंड प्रैक्टिसेस हैव इंट्रेंस्ड, जो है वो कास्ट, ठीक है, इनक्वालिटी इन दी लैंड ओनरशिप। अगर हम यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन की बात भी करते हैं, तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने ठीक है बहुत सारा फायदा किया होगा, लेकिन उन्हीं को फायदा किया जिनके पास लैंड थी। तो जिनके पास लैंड नहीं थी, मतलब लोअर कास्ट के पास अगर लैंड नहीं थी, तो उनका कुछ खास फायदा यहाँ पे होता हुआ हमें नजर नहीं आता, कि बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पे नहीं हो पा रहा। सो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उन्होंने उसी चीज को यहाँ पे फायदा पहुंचाया जिनके पास लैंड थी। एंड लैंड स्टिल फिटनेस सॉरी डिफाइन सोशल स्टेटस एंड प्राइड इन दी मैनी पार्ट्स ऑफ दी रूरल इंडिया। जिसके पास लैंड नहीं है तो उसको बहुत ही ज्यादा डिफॉल्टर केस में डाल दिया जाता है, डिफॉल्टर बना दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, दोज कास्ट दैट हैड अ स्टेक इन द एग्रीकल्चर डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फॉर टू रीजन। नंबर वन हिस्टोरिकल निग्लेक्ट ऑफ एजुकेशन, एंड नंबर टू द एंट्री बैरियर्स इरेक्टेड बाय द अपर कास्ट इन द मॉडर्न सेक्टर। ठीक है जी। सो ये जो चीज है कि जो कास्ट है दैट हैड अ स्टेक इन एग्रीकल्चर डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फॉर टू रीजंस। पहला तो निग्लेक्ट ऑफ एजुकेशन, और दूसरा एंट्री बैरियर इरेक्टेड बाय द अपर कास्ट इन द मॉडर्न सेक्टर। अगर हम निग्लेक्ट ऑफ एजुकेशन की यहाँ पे बात करते हैं, सो जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो सफर कर रहा है फ्रॉम द एलीट बायस, ठीक है, सिंस द कॉलोनियल टाइम्स। तो कुछ ही लोगों को यहाँ पे एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड होती है, सारे लोगों को एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो पा रही। जो इंडिया है वो सफर करता है फ्रॉम द कास्ट बायस इन एजुकेशन, ठीक है, और कास्ट बायस से इस तरह से वहां पे करते हैं कि कई कई बार तो क्लास में बैठे बैठे बच्चों को भी वापस भेज दिया जाता है। ये एक मेजर प्रॉब्लम हमें यहाँ पे नजर आती है। लेकिन अगर हम ऑन दी अदर हैंड और कंट्रीज की बात करें कि हमारे एशिया में भी, जैसे चाइनीज हो गया, कुछ और ईस्ट एशियन कंट्रीज, उन्होंने एजुकेशन पे और ग्रेजुअली दे शिफ्टेड टुवर्ड्स दी हायर एजुकेशन, पहले बेसिक एजुकेशन के पे काम किया। सो उनकी जो सक्सेस है इन मैन्युफैक्चरिंग इज द डायरेक्ट आउटकम ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन दी ह्यूमन कैपिटल। तो ना तो हम फिजिकल कैपिटल पे काम कर पा रहे हैं, और ना ही हम ह्यूमन कैपिटल पे काम कर पा रहे हैं। फिर इसी से जो तीसरा पॉइंट हमने पहले भी बोला, जो एक अच्छे लेवल का बैरियर यहाँ पे देखने को मिलता है, तो बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, कास्ट शेप्ड पॉलिटिक्स आउटकम्स इंक्लूडिंग इंडियाज हाईली अनइक्वल लैंड रिफॉर्म एंड लैक ऑफ public provision of education and health, which in turn erected barriers to economic diversification. So जो caste है, it also worked in building social networks. जो सोशल इनक्वालिटीज है हैव माउंटेड बैरियर्स फॉर द इकोनॉमिक ट्रांजिशन, ठीक है। और लास्टली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको एक अच्छे वे से करना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये जो चीज है यहाँ पे देखिएगा, इवन दी रिलेटिव सक्सेस इन साउथ इंडिया इज बीइंग एट्रीब्यूटेड टू दी वैश्य वैक्यूम एंड एब्सेंस ऑफ ट्रेडिशनल मर्चेंट क्लास, मर्चेंट कास्ट। ठीक है, तो इस वजह से जो चीजें हैं वो उसको एंटर होने नहीं देते, और दैट्स वाई ये जो चीज है आगे की आगे इस तरह से बढ़ती रहती है। क्लियर बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट एडिटोरियल की बात करेंगे, दिस इज रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर, ठीक है, ये हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, बहुत ही इसका एडिटोरियल का मोटिव क्या है, मतलब अब मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ, बहुत जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम डिस्कस करेंगे। इसका मोटिव है वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हेल्थ बजट है, यहाँ पे जो हेल्थ बजट है इसको इंक्रीज कर देना चाहिए। उसका रीजन क्या है, वाई, बिकॉज के कोविड में हमने देखा कि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं थे, हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है। तो इन चीजों को देखते हुए
Government should start focusing on the और focusing on the health sector, ठीक है जी। और गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट ऑन दी हेल्थ सेक्टर ऑल्सो, ठीक है। जो बजट है उसको इंक्रीज करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द बजट फॉर दी हेल्थ सेक्टर। तो यहाँ पे एक चीज ये। नंबर टू, उन्होंने ये बोला है कि ठीक है, जो सेंटर है उन्होंने कुछ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हो गया, दी हील बाय इंडिया जो था, उससे जो है ये डेवलप करने की कोशिश किया जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है हर एक कैटेगरी में। ये एक बहुत सही चीज है, जो बहुत अच्छी बात है जो चीज कर रही है। डब्ल्यूएचओ फोरकास्ट फॉर इंडिया क्या है, जो डब्ल्यूएचओ 2020 रिपोर्ट है उसने प्रोजेक्ट किया रिक्वायरमेंट ऑफ नियरली 2 मिलियन मोर डॉक्टर्स एंड नर्सिंग प्रोफेशन फॉर इंडिया इन ऑर्डर टू अटेन द मिनिमम थ्रेशोल्ड रेशियो ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू द पॉपुलेशन। ये एक यहाँ पे जो चीज है बोली जा रही है, जिसकी वजह से हमें और भी यहाँ पे हेल्थ सेक्टर पे हेल्थ बजट को इंक्रीज करना पड़ेगा और हेल्थ सेक्टर को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है जी। आई होप आपको दो ये चार के चार जो आर्टिकल और एडिटोरियल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो न्यूज, फिर अगेन से न्यूज़पेपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो चीज है, गोल्डन एरा ऑफ दी संथाल ट्राइब इन इंडिया नाउ सेज कम्युनिटी लीडर्स। जो संथाल कम्युनिटी है इज इन दी सपोर्ट, राइट, जब से एनडीए पावर में आई है, क्योंकि इन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को इलेक्शन के लिए फॉर दी टू दी हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ द इंडिया। जो मुर्मू जी हैं उनके काफी चांसेस हैं कि दे विल बिकम द फर्स्ट ट्राइबल पर्सन टू बिकम द प्रेसिडेंट। कम्युनिटी मेंबर्स अपीयर टू बी ऑन द क्लाउड नाइन। ठीक है जी। सो जो संथाल है वो एक लार्जेस्ट, यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है इन दी कंट्री आफ्टर गोंड एंड बिल। जो संथाल पॉपुलेशन है इज मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल। जो मुर्मुरु जी हैं, होम डिस्ट्रिक्ट है उनका मायूरभंज, ठीक है, लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द ट्राइब। सो उड़ीसा में संथाल्स आर फाउंड इन दी क्योंझर, बालासोर एंड अदर इन दी अदर देन इन मायूरभंज डिस्ट्रिक्ट। अगर आपको ट्राइबल्स के बारे में पता है और आपने पढ़ा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री में, सो आपने इस चीज का आंसर देना है यहाँ पे। विच वन अमंगेस्ट द फॉलोइंग प्रोवाइडेड अ कॉमन फैक्टर फॉर ट्राइबल इंसरेक्शन इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। 2011 का यहाँ पे क्वेश्चन है। नंबर वन, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दोबारा से बता देता हूँ, कॉमन फैक्टर। ठीक है। नंबर टू, इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन religious missionaries in the tribal areas. Number three, rise of large number of moneylenders, traders, and revenue farmers as middlemen in tribal areas. The complete disruption of the old agrarian order of the tribal communities. तो आपने इसका एक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें बताना है। फिर ठीक है जी, ये मुझे लगता है फोर्थ क्वेश्चन है आपका आज का प्रीलिम्स का। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज है इट इज रिगार्डिंग कि इकोनॉमी हैज कोलैप्स, अनेबल टू बाय ऑयल। रनील जो है अपने श्रीलंका के यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं। एंड दिस एडिटोरियल इज नथिंग बट रिलेटेड टू जीएस2। तो इसमें कुछ आर्टिकल में या फिर न्यूज में कुछ निकालने के लिए नहीं है। एंड नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, दिस विल बी द पार्ट ऑफ जीएस2 इंटरनेशनल रिलेशंस। तो यहाँ पे जो दलाई लामा जी उन्होंने ये बोला है कि भाई हमारा गोल है जो तिब्बत के लिए, वो प्रिजर्वेशन ऑफ तिब्बतन कल्चर है, नॉट दी इंडिपेंडेंस। ठीक है। तो कल्चर एक बहुत बड़ी चीज है, उसको प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो जाती है। एंड दैट्स व्हाई कि जो गोल इज प्रिजर्वेशन ऑफ द तिब्बतन कल्चर, नॉट दी इंडिपेंडेंस। ठीक, क्लियर होगी बात। अब अगर हम यहाँ पे अलग से और जो चीज देखें, पाकिस्तान सिक्योर्स आईएमएफ डील टू रिस्टोर $6 बिलियन stalled aid. Cash strapped Pakistan has secured a deal with the International Monetary Fund to restore the stalled $6 billion assistance package, unlock door for financing from other international sources, according to media report on the Wednesday. ये चीज भी, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू जीएस2 इंटरनेशनल जो अफेयर्स है उसका ये पार्ट बन जाता है। सो ये जो चीज है एक हुई है, एंड दिस इज गुड। ठीक है कि हर एक कंट्री को आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये अच्छे तरीके से आगे चलेंगे तो इट विल बी गुड फॉर दी नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो लाइक इंडिया। ठीक है जी। नेक्स्ट जो न्यूज है हमारी यहाँ पे जीएस3 मतलब बिजनेस पेज पे, इकोनॉमी से रिलेटेड। यहाँ पे हमने कल एक टॉपिक भी आई थिंक मैंने करवाया है शायद से, उसमें अभी रेपो रेट के बारे में या फिर किसी और चीज के बारे में नहीं बताया, वो आज वीडियो डालेंगे या कल को वीडियो डालेंगे उसकी। नो ऑप्शन वन टू रेज रेट्स। यहाँ पे जो पॉलिसी रेट्स है, मतलब जो रेपो रेट है या फिर वीकेंड से यहाँ पे सीआरआर है या फिर वीकेंड से बैंक रेट है, उन्होंने बोला, आरबीआई ने बोला मुझे इसको इंक्रीज करना ही पड़ेगा। अगर ये इंक्रीज होगी तो इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होएगा। मतलब जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा यहाँ पे, है ना, कॉस्टली हो जाएगा। और कॉस्टली होने से जो मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होएगी। और उससे मे भी जो इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज हो जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने बोला आरबीआई पात्रा ने कि भाई इससे अलावा हम कर भी कह सकते हैं टू टैकल दी इन्फ्लेशन।
अब अगर हम बात करते हैं रूपी टचेस न्यू लो ऑफ 78.32। मैं हमेशा आपको ये समझाता हूँ, सपोज करके चलते हैं, $1 का प्राइस है यहाँ पे 60 रुपीज, और $1 का जो प्राइस है वो हो गया 70 रुपीज। ये दोनों कंडीशन में ये 70 रुपीज क्यों हुआ होगा, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। पहली चीज, नंबर वन पॉइंट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो जो चीज आपने याद रखनी है, $1 अगर 60 का है वो 70 का हो गया, उसमें क्या क्या आपने पॉइंट्स को यहाँ पे याद रखना है। नंबर वन, कि जो डॉलर की डिमांड है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, कई कारणों की वजह से अगर कंट्री में से जो डॉलर है वो बाहर चला जाना स्टार्ट हो जाए, तो डिमांड तो उसकी इंक्रीज है, डिमांड तो उतनी है, लेकिन सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जब भी किसी चीज की डिमांड इंक्रीज हो जाए तो उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है जी। सो जो डॉलर है वो क्या कर जाएगा, यहाँ पे अप्रिशिएट कर जाएगा, और जो रुपीज है वो यहाँ पे डेप्रिशिएट करता हुआ हमें नजर आ रहा है। क्लियर होगा बात। चलिए नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। इंडिया रिपोर्ट्स फाइनेंस ईयर 22 सीएडी ऑफ 1.2% एज अ ट्रेड डेफिसिट वाइडन्स। ठीक है जी। यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर 2022 का सीएडी, हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहे हैं, और आपने कमेंट सेक्शन में तो चलो क्या ही बताना है, अब मैं बताता हूँ आपको। करंट अकाउंट डेफिसिट में दो चीजें मेजरली हम देखते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड नंबर टू इज बैलेंस ऑफ इनविजिबल। जो बैलेंस ऑफ इनविजिबल है इंडिया का, कई बार या फिर मैक्सिमम टाइम पे पॉजिटिव रहता है, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब मैक्सिमम क्या, मतलब ऑलमोस्ट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस टिल इंडिपेंडेंस के ये नेगेटिव ही रहता है। एक दो बार पॉजिटिव हुआ होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब ये नेगेटिव रहता क्यों है, मतलब क्या है कि हम बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या हो गया कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की अगर हम बात करें, हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एज कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट, एंड दैट्स व्हाई बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव यहाँ पे रहता है। सो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसके बारे में हमें पता चलता है, यहाँ पे ये और ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि हमने इंपोर्ट ज्यादा किया होगा, एक्सपोर्ट कम किया होगा, और जो इंपोर्ट है वो महंगा भी हो चुका है, एंड दैट्स वाई ये भी एक रीजन हो सकता है। चलिए ये आज का न्यूज़पेपर की डिस्कशन थी। आई होप आपको ये जो क्राइटेरिया है जो आज हमने डिस्कस किया ये अच्छा लगा होगा। आगे आने वाली वाली अपडेट्स के लिए हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए। बाय बाय।